हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के लेसन 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण को लेके आए हैं और आपको बता दें कि यह जो लेसन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें से आपको क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। क्योंकि आज हम लोग का ये पहला वीडियो है इस लेसन का, तो आज हम लोग इस लेसन के बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं और हमें क्या क्या फार्मूला याद होना चाहिए और क्या क्या टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आप मन से पढ़िए, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। अब चर राशियां किसे कहते हैं? एक्स वाई जेड, जो इनको वेरिएबल कहते हैं और चर कहते हैं, और सभी नंबर को अचर कहते हैं। तो इस समीकरण में हमें दो चर वाले रैखिक, रैखिक का मतलब जिनकी एक घात हो, जैसे x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल 0। देखिए दो चर हैं, एक x एक y, इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक है। इस प्रकार के समीकरण को हम लोग दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। ठीक ना। अब अगर इनका हमें लिखना पड़े व्यापक फार्मूला तो कैसे लिखा जाता है? ax by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, लेकिन यहां बोला है युग्म, ये अकेले नहीं आएंगे, दो समीकरण आएंगे। तो दो समीकरण का मतलब अगर हमने इसको a1 b1 और क्या मान लिया c1, तो दूसरा क्या होगा a2x b2y और प्लस c2 इक्वल टू 0। ये देखिए आपके दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक हल हैं, व्यापक सूत्र है ये। अब देखिए इन समीकरण को हल करने की विधि, देखिए हल कैसे होते हैं। इनका पहला विधि होता है विलोपन विधि। देखिए पहले हमने क्या कहा था, इंट्रोडक्शन है, तो कैसे ये सॉल्व होगा, ये हो गया इनका विलोपन विधि। दूसरा इनको सॉल्व करते हैं प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, दो विधियों से इनको सॉल्व किया जाता है, एक विलोपन विधि से और एक प्रतिस्थापन विधि से। ठीक ना, ये दो विधि हल करने का है। अब इसमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आइए उसको देख लेते हैं। देखिए इसमें प्रतिबंध हमने तो अभी पढ़ लिया कि विलोपन और प्रतिस्थापन से इनके समीकरण को हल किया जाता है। एक हमें ग्राफ विधि से समझना पड़ता है। तो ग्राफ में देखो पहला मेथड ये होता है, ये देखिए दोनों का अनुपात, कि अगर हम a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल b1 अपॉन में b2। ठीक है, देखिए अगर प्रतिबंध हो जाए a1 अपॉन में a2, जैसे इसके अपॉन इसके अपॉन कर लिया और देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू इक्वल नहीं हुआ, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इनका ग्राफ देखिए इस तरीके से बनता है। अगर ऐसे कंडीशन है तो मान लो पहले समीकरण का ग्राफ हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया और दूसरे समीकरण का ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर लिया, तो यह एक रेखा दूसरे रेखा को एक बिंदु पर काटेंगे। ठीक है, इनका ग्राफ यही आता ही है। तो इनको बोला जाता है कि यह जो रेखा है प्रतिच्छेदी रेखा है, प्रतिच्छेदी रेखा है। ठीक है, पहला ये कंडीशन। दूसरा इनके अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल का मतलब केवल एक आंसर होंगे। ये एक रेखा दूसरे रेखा को जितने बिंदुओं पर काटती है वही उसके आंसर होंगे। तो यहाँ पे केवल एक जगह काटी है, इसको तो अक्ष पे काटी है, इसको मत जोड़िएगा। एक रेखा यह रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पे काटी है, तो इनको बोला जाता है अद्वितीय हल, केवल एक हल। ऐसे भी कहीं कहीं लिखा रहता है केवल एक हल। ठीक, तीसरा हमें क्या पढ़ना होगा कि ये संगत है। ये क्या है? संगत। जिनका हल होता है वही क्या होते हैं? संगत होते हैं। तो पहला कंडीशन आपने ये पढ़ लिया। अब देखिए दूसरा ग्राफ में क्या सीखना हम लोग को, कि मान लो हमने a1 अपॉन में a2, ठीक है, जैसे पहला लिखा a1 अपॉन में a2, उसके बराबर लिख देंगे b1 अपॉन में b2। ठीक है, इसको भी लिख लिया। अब देख रहे हैं कि अगर ये दोनों इक्वल है तब आगे बढ़ेंगे, नहीं इक्वल हुआ तो में ही रुक गए, अगर कट हो गया, लेकिन अभी बराबर है तो आगे बढ़ते हैं। तो मान लो हम तीसरा निकालें c1 अपॉन में c2, तो तीसरे वाले में दो प्रतिबंध हो सकते हैं, या तो वो कट कर सकता है या तो वो क्या कर सकता है, इक्वल कर सकता है। तो मान लो पहला हमने इक्वल कर दिया। अब देखिए इसके कैसे रेखा बनते हैं, ऐसे इनका क्या ग्राफ बनेगा। इनका ग्राफ ऐसे बनता है, मान लो हमने पहला समीकरण लिया, इसका ग्राफ ऐसे बना दिया। ठीक ना, ठीक। अब दूसरी रेखा लिए, अब इसका ग्राफ बनाना है, तो दूसरी जो हम लोग का समीकरण है
उसका भी रेखा जस्ट इसी से होके जा रहा, देखिए इसी पे पूरा सेम टू सेम L और M दोनों रेखाएं एक ही पर हो गई। अभी हमने क्या पढ़ा कि एक रेखा दूसरे रेखा को जहां क्रॉस करती हो, प्रतिच्छेद करती हो, वही उसके आंसर होते हैं। अब यह तो एक दूसरे को पूरा ऊपर से ऊपर निकल गई, मतलब एक दूसरे के ऊपर ही होकर चली गई। तो यहाँ पे क्या होगा हल के बारे में, तो यहाँ से यहाँ तक हम कोई भी बिंदु ले लें, जैसे यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, यहाँ कोई भी बिंदु ले लें, इनके पूरे अनेक हल होते हैं। कितने हल होते हैं? अनेक हल, जिसको अनंत अनेक हल बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, कौन सी रेखा हो गई? ये प्रतिच्छेदी रेखा, क्योंकि एक रेखा पहले वाले में एक रेखा दूसरी रेखा क्या कर रही थी? काट रही थी। अब यहाँ पे इसको बोलते हैं समपाती रेखा, समपाती रेखा, यहाँ पे समपाती रेखा बोला जाता है। ठीक है, कितने हल होंगे? यहाँ तो केवल एक जगह काटा था, अद्वितीय हल, मतलब अद्वितीय का मतलब दूसरा नहीं, केवल एक। यहाँ पे तो अनंत अनेक हल हैं, अनंत अनेक हल हैं इसके। ठीक है, अगर हल हैं तो ये संगत है। ये क्या हो गया? संगत है। ये देखिए हमने दूसरा पढ़ लिया। एक बार आपको देख लेते हैं कि नीचे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग तीसरे प्रतिबंध पे, देखते हैं तीसरा क्या है। A1 अपॉन में A2 इक्वल B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल C1 अपॉन में C2। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे पहला ही बराबर नहीं रहा, यहाँ तीनों बराबर हो गए, यहाँ दो बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं रहा। तो अब क्या करना होगा हमको? प्रतिच्छेदी रेखा है, समपाती रेखा है। अब भाई ये कौन सी रेखा हो गई? ठीक है, जो कि दो तो बराबर है, तीसरा बराबर नहीं। तो इस प्रतिबंध को बोलते हैं समांतर रेखा। कौन सी रेखा? समांतर रेखा। ठीक है, इसके हल कितने होंगे? इनका कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। अभी हम बताते हैं ग्राफ से आपको। ठीक, अगर कोई हल नहीं तो ये असंगत है। ये क्या हो गए? असंगत। अगर हल होता है तो संगत होते हैं। देखिए हल है तो संगत है, कोई हल नहीं तो असंगत। अब इनका अगर ग्राफ देखा जाए तो देखिए ग्राफ कैसे इनके बनते हैं। इस तरह से हो गया, एक रेखा ऐसे चली गई, मान लो हमने पहला समीकरण लिया, रेखा बनाया इस तरीके से, और दूसरा रेखा ऐसे बना दिया, तो ये L हो गया और ये M हो गया। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यह रेखा एक दूसरे को कहीं नहीं काट रही हैं और कहीं नहीं काटेंगी, इसलिए इन रेखाओं को कौन सी रेखा बोल देते हैं हम लोग? समांतर रेखा बोल देते हैं। ठीक है, अब समांतर रेखा का कोई हल नहीं होता, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? असंगत बोला जाता है। क्लियर हुआ ना? तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसमें से आते हैं क्वेश्चन, ऑप्शनल तो बहुत ज़्यादा इसी में से पूछा जाता है। ये तीनों प्रतिबंध आप याद रखे रहिएगा, इनके क्या क्या रूल्स होते हैं ये याद रखे रहिएगा, इसमें से आपको 1-2 नंबर ऑलरेडी एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक ना? ठीक, ये तो हमने 2 तरीका पढ़ लिया। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या आने वाला है थोड़ा उसको भी देख लिया जाए। अब देखिए अगले टाइप के कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। अगला टाइप का आपका संख्या पर आता है, संख्या। ठीक है, संख्या बनती है 10 दहाई और प्लस इकाई। 10 दहाई प्लस इकाई संख्या ऐसे बनती है। तो अगर हमने मान लिया कि माना इकाई जो है x है, दहाई क्या हो गई? y हो गई। ठीक, इकाई x दहाई y। अब आपको संख्या बनाना पड़ा। संख्या कैसे बनाते हैं? 10 दहाई प्लस इकाई, 10 दहाई किसको माना? y को, और प्लस इकाई। देखिए ये संख्या बनाने का तरीका होता है। जब क्वेश्चन में आपको बोले ना कि कोई 2 संख्या है, तो संख्या का मतलब इकाई x हो गया, दहाई y हो गया, तो संख्या बन गया। और कभी कभी क्वेश्चन बोलता है संख्या का क्रम पलट दिया जाए, संख्या का क्रम पलट दिया जाए, पलट देने पर, तो पलट देने पर क्या होगा? इकाई दहाई चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा यहां और ये चला जाएगा यहां। तो देखिए यह संख्या है और संख्या का क्रम क्या कर दिया? पलट दिया। तो कभी भी संख्या का क्रम पलटा जाता है
तो वह संख्या जो नई संख्या बनती है मूल संख्या से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। जैसे देखिए, मान लो आपने लिख दिया 31, तो किसी ने कहा संख्या क्रम पलट दो, तो आपने लिख दिया 13। तो देखिए 31 और 13 जो यह मूल संख्या है और ये नई संख्या है, इसको कौन संख्या बोलेंगे? मूल संख्या। और ये कौन संख्या? नई संख्या। 31 और 13, तो आप तुरंत बोलेंगे हाँ 31 तो कम है, सॉरी 31 जो है ज़्यादा है किससे? 13 से। अब इसी का उल्टा अगर हमने लिख दिया 45 और आपसे कहा गया क्रम बदल दीजिए, तो 45 को क्या लिख देंगे? 54। तो अब देखिए ये बड़ा हो गया। तो क्रम पलटने पे संख्या या तो बड़ी हो सकती है या तो छोटी हो सकती है। कुछ केस में बराबर होती है, 11 हो गया, 22 हो गया, 33, तो इसमें तो किसी भी पलटो सेम आंसर आता है, ठीक है। तो उसको हम लोग नहीं लेते हैं, ऐसी संख्याओं को लेते हैं। तो आप याद रखिएगा, क्रम पलटने पर संख्या जो नई संख्या बनेगी मूल संख्या से ज़्यादा भी हो सकती है और मूल संख्या से कम भी हो सकती है, ठीक। अब संख्या पर रहा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो होता है हम लोग का, वह उम्र पर होता है। उस पर भी थोड़ा सा देख लिया जाए। जैसे मान लीजिए कि राम की आयु अभी जो है, जो राम की आयु है, राम की आयु x वर्ष है। कितनी है? x वर्ष है। बोला जाए 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। अब देखो ध्यान से, 5 वर्ष बाद बोल रहा है। बाद का मतलब क्या हो गया? आगे। तो जैसे मान लिया कि अभी हमारी उम्र मान लेते हैं 25 साल है, ठीक है। तो 5 साल बाद मैं कितने साल का हो जाऊंगा? तो 25 + 5 यानी 30 साल का हो जाऊंगा, ठीक है। मान लेते हैं हमारी उम्र अगर 30 साल है, तो 10 साल बाद कितना हो जाएगा? 30 × 10 = 40। मीन्स जोड़ना होता है, गुणा नहीं करना होता है। तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? अभी राम x वर्ष के हैं, 5 वर्ष बाद x + 5 वर्ष, ऐसे। ये बात का हो गया। अब अगर यही बोल दे 5 वर्ष पहले, देखो पहले को कहीं कहीं पूर्व भी कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। पहले को क्या कहा जाता है? पूर्व, मतलब पीछे। तो जैसे मैं अगर अभी 30 साल का हूं, तो 5 वर्ष पहले कितने साल का रहा हूँगा? तो 30 में से 5 घटा देंगे तो 25 साल आ जाएगा। तो ऐसे ही यहां पे आप क्या कर देंगे? x - 5 वर्ष, ठीक ना। तो देखिए यही दो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये 3 जो फार्मूले हमने आपको बताए हैं स्टार्टिंग से अभी तक, केवल ये 3 फार्मूला आप पढ़िएगा। और जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण है उसको हम लोग कल से स्टार्ट करते हैं। आज हमने बेसिक फार्मूला और बेसिक तरीकों को पढ़ लिया। आप इसको नोट्स बना के एक बार पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा, फिर हम लोग कल से शुरू करते हैं, ठीक ना। मन से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।